3,500 गांव, वहां पे भारत का झंडा आज भी नहीं फहरा सकते। हम 2 यंग लड़कियों से मिले, उनके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम था, कई कत्ल किए थे, लेकिन अब उन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया है। हर फैमिली से एक बच्चा नक्सलियों को देना पड़ता है, नहीं तो पूरे फैमिली को मार देंगे, ऐसा लॉ बनाया हो। जब स्कूल बनाने की कोशिश कोई करता है तो बम लगा के उड़ा देते हैं। वो हमारी कॉन्कॉक्टेड फैक्ट नहीं है, वो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में उन्होंने इन्हें वर्ल्ड का 3rd मोस्ट डेंजरस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है। एक आंख निकाल लेगा, दूसरे आंख निकाल लेगा, कान काटेगा, टांग काट देगा। तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स हैव नॉट रिएक्टेड इन अ पॉजिटिव वे, दे हैव। इट्स जस्ट दैट अगेन एक लॉबी है जो इन बातों को बाहर नहीं आने देना चाहती। मेरी 20 फिल्मों में 18 फिल्मों में विलन हिंदू था, 2 फिल्मों में मुस्लिम। तो फिर तो बाय दैट लॉजिक मैं एंटी हिंदू हूँ। किसी को पता भी नहीं चलता कि हो क्या रहा है, सिंगल पार्टी डिक्टेटरशिप चलती है, और इसीलिए हमने ये रिस्क लिया है। हमारी जान पे आज भी खतरा है हमको, जिस दिन हम कहीं ना कहीं हमारा एनकाउंटर करके उड़ा देंगे हमको। इनफैक्ट नॉट जस्ट इंडिया से, हम लोगों को बहुत सारे कॉल्स आए यूरोप एंड लंदन से भी, बिकॉज टेररिज्म एक बहुत ही सो केरला स्टोरी मूवी में आप लोग की रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या थी? मतलब उस मूवी को जितना हो सके फैक्ट्स दिखाने की कोशिश की गई थी, रियलिटी से जितना हो सके क्लोज दिखाने की कोशिश की थी। सो व्हाट वाज द रिसर्च मेथोडोलॉजी दैट यू गाइस फॉलोड? केरला स्टोरी में बेसिकली 2014 में मैं त्रिवेंद्रम में था, क्योंकि उससे थोड़े दिन पहले मैंने एक मलयालम लैंग्वेज में फिल्म शूट किया था, अन्नपूर्णा। तो उस समय में मैं त्रिवेंद्रम में था। अचानक एक न्यूज आता है, जो न्यूज पूरे केरला में बहुत ज्यादा आईबॉल्स अट्रैक्ट करता है। न्यूज ये था, अथिरा करके एक लड़की जिसकी मुस्लिम बॉयफ्रेंड था, और घर में बताया बगैर वो लड़की 18 साल की थी, घर में बताया बगैर वो लड़की उस लड़के से शादी कर लेता है। और शादी करने के बाद वो लोग त्रिवेंद्रम से थोड़े दूर एक जगह पे रहने लगता है। दूसरे या तीसरे दिन शादी की उस लड़की को पता चलता है कि उसके नाम पे पासपोर्ट बन गया। उसको पासपोर्ट थी नहीं, पासपोर्ट बन गया और उसमें सीरिया की वीजा भी लग गया। ये देखने के बाद वो लड़की डर जाते हैं, क्योंकि उसकी कोई ऐसी बात ही नहीं हुआ था सीरिया जाने का। पासपोर्ट तो सीरिया जाना तो दूर की बात है, उसके पास पासपोर्ट भी नहीं थी। तो वो एक बहुत तकलीफ उठा के वहां से भाग के अपने घर आते हैं। घर आने के बाद वो बहुत नर्वस थी, 18 साल की लड़की थी। तो उसकी माँ बाप बहुत जल्दी उसको लोकल कोई मंदिर में जाके उसको रिकन्वर्ट करा लेते हैं। पूरी घर में जाके वो सारे कुछ कॉन्फेस करती है। लेकिन बाय दैट टाइम वो न्यूज, और जो जिसके साथ शादी हुआ था वो लोग उसके पीछे भागे। पूरे एक दंगा जैसा सिचुएशन हो गया था, एक कम्युनल रायट लगने वाली। तो मीडिया, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन इसको दबाने की कोशिश कर रहा था, पुलिस उसको चेस कर रहा था, उसके अंदर से जर्नलिस्टों को मसाला चाहिए था। तो इतना प्रेशर में वो लड़की नर्वस ब्रेकडाउन होता है। तो उसकी रिलेटिव्स उसको सजेशन देते हैं, और माँ बाप भी डिसाइड करता है उसको मीडिया ग्लेयर, एडमिनिस्ट्रेशन की प्रेशर से उसको थोड़ा दूर ले जाएंगे। दूर ले जाने मतलब उसकी जो गांव की घर है वो त्रिवेंद्रम से 350-400 किलोमीटर दूर एक्सट्रीम नॉर्थ में एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट शहर है, जिसका नाम है मल्लापुरम। तो मल्लापुरम में उसकी वो लोग रात को ट्रेन पकड़ के मल्लापुरम पहुंचते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग देखते हैं कि उसकी गांव की घर पूरे जला के राख कर दिया और कुछ बचा नहीं है। ये घटना मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है कि एक लड़की कन्वर्शन हुआ, पासपोर्ट बना, घर जल गया वहां से 300 किलोमीटर दूर एक जगह पे। तो ये कोई स्ट्रे इंसिडेंट्स नहीं हो सकता। फिर मैं जो ट्रिगर पॉइंट था, वो ट्रिगर पॉइंट बोलने से आपको समझ में आ जाएगा
कि मैंने मेरा प्रोसेस क्या था। कोची के पास एक छोटा सा जगह है, शहर है, उस शहर में मैं 11-12 लड़की से मिला जो लोग एक घर बिल्डिंग की एक छोटा सा पोर्शन में रह रहे थी। बिजली नहीं था, पानी नहीं था, और वो 11 लड़की अपने कमरे में अंधेरा करके कमरे में छुपे हुए जैसे थे। तो पता चला ये 11 की 11 लड़की इस तरह की मैनिपुलेटिव कन्वर्शन की शिकार है, और समाउ वो लोग अपने जान बचा के, इनमें से कई सारे बहुत फेमस स्टोरीज है, वो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। वो लड़कियों के ऊपर ऐसे, वो लोग रिकन्वर्टेड जब हुई है, उनके ऊपर इतने ज्यादा प्रेशर सिचुएशन है, वो लोग घर में वापस नहीं जा सकते, धमकियां मिल रहे घर वाले को। वो लोग अपने नौकरी या कॉलेज या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वापस नहीं जा सकते। वो लोग के पास इतने पैसे नहीं है कि अलग अलग घर लेके रहेगा। सो 10-12 लड़की एक घर लेके रह रही थी, लेकिन लोकल जो पॉलिटिकल लीडर्स और जो एक्सट्रीम इस्लामिक रेडिकल जो लड़के उधर है, इनको इतना सता रहे थे। दुकान में सब्जी खरीदने जाते थे तो रास्ते में सब्जी का बैग ले लिया, बिजली काट दिया, पानी की लाइन काट दिया। तो मुझे ये समझ में आ गया था कि ये बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है, ये these are just the tip of that iceberg। तो मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। वहाँ पे कुछ महिला ऑर्गेनाइजेशन से मिले, और ये लड़कियां मुझे बहुत मदद की, क्योंकि केरल में एक पहले एक स्टेट हुआ करता है ये केरल, जहाँ पे ऑफिशियल कन्वर्शन सेंटर है। तो उस कन्वर्शन सेंटर में गए, वहां से डेटा निकाले, लोगों से मिलना शुरू किया। ऐसे हमने इस तरह की जो काम होता है ना, इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मिलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सब कुछ अनऑफिशियल ही होता है। लेकिन उन लड़कियों की टेस्टिमनी हमें बहुत मदद की, जो लड़कियां इस मैनिपुलेटिव कन्वर्शन से पीड़ित था, और वो लोग बाद में, अभी तो दे आर द टेलीविजन स्टार्स, सब जगह पे वो लोग जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। हमारी फिल्म के जरिए उन लोगों को भाषा मिला है। अभी वो लोग गुजरात में 10 दिन की जितने महिलाओं के ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे जाके इंटरेक्शन किया है। तो ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग था। सो अब एक क्वेश्चन आपके लिए आधा, जैसे आपने केरला स्टोरी में काम किया है, सो मूवी सिलेक्ट करने के पीछे वजह क्या थी? लाइक आर यू हाफ मलयाली, सो यू थॉट कि वो स्टोरी आपके दिल के करीब रहेगी, तो इज दैट द रीजन? नो, आई थिंक इट्स अ मूवी एक्चुअली जो हर एक भारत की हर एक लड़की को इमोशनली वो मूवी ने छुआ, चाहे वो बॉम्बे से हो या केरला से हो, यूपी से हो, हर जगह से। इनफैक्ट नॉट जस्ट इंडिया से, हम लोगों को बहुत सारे कॉल्स आए यूरोप एंड लंदन से भी, बिकॉज टेररिज्म एक बहुत ही करंट टॉपिक है, करंट ईवल है जो सोसाइटी में प्रिवेल करता है। वो हर जगह है, अब्रॉड, इन इंडिया, एंड नो, इट जस्ट हेल्प्ड विद द डायलेक्ट, क्योंकि आई हैव फैमिली जो मलयालम बोलते हैं, तो वो हेल्प हुआ टू पुट इट इनटू द हिंदी एंड ऑल। बट अदर देन दैट, नो, आई थिंक अगर ये कहीं की भी कहानी होती, इट वाज नॉट केरला स्टोरी, इट वाज अनदर समथिंग स्टोरी ऑफ, बट इट हैड द सेम स्टोरी, आई कनेक्टेड टू इट इमीडिएटली, आई थिंक। सो विद द सोशल कॉज यू मीन कि जो कॉज था वो अच्छा था, so that was the one of the reasons. It was a topic, I thought कि वो सच्चाई लोगों तक अगर मैं एक्ट करके मैं ले आ पाऊँ ऐसी फिल्म में, तो I would really love to be part of a film that does that. जब हम बना रहे थे, पर मुझे लगा कि छोटी फिल्म है, दादा ने कहा शायद कुछ फेस्टिवल्स में ही रिलीज होगी, एंड जब रिलीज भी हो रही थी, I was in the car with Vipul sir and Sudipto sir, and I can't even tell you कितने फोन कॉल्स, कितनी स्टेट्स में मूवी बैन हो रही थी। 2 तो बैन हो गई, बट यू डोंट नो कितने ऑलमोस्ट बैन होके नहीं हुए, बिकॉज दे वर कॉलिंग अप, एंड आई थॉट द डे बिफोर रिलीज थिएटर्स में आएगी नहीं। बट आई फील वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक दैट। ऐसी स्टोरीज अभी बस्तर भी लोगों को पता नहीं क्या हो रहा है अपनी कंट्री में, अपने कंट्री के लोग अपने कंट्री के लोगों को मार रहे हैं। Totally agreed. So if I can be part of bringing that truth to the audience. So like when you act in such bold movies, तो like बॉलीवुड इंडस्ट्री का कैसा रिएक्शन होता है? क्या like लोग मतलब उसको इस तरीके से देखते हैं कि यार नहीं करना चाहिए, या फिर कोल्ड शोल्डर,
या फिर लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं? सो ओवरऑल व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शंस यू हम बीन लोग गेटिंग? मूवी इंडस्ट्री से है एंड मैंने विपुल सर से स्पेशली सीखा. मैंने इनके साथ कमांडो में भी काम किया है इससे पहले एंड मैंने इनसे देखा है कि अगर किसी और की मूवी अच्छी कमा रही है, लाइक बॉक्स ऑफिस पे हिट हो रही है, विपुल सर बहुत खुश होते हैं बिकॉज ही इज ऑलवेज सेड कि अगर इंडस्ट्री में कोई भी मूवी, इवन अगर हम लोग रिलेटेड नहीं है वो मूवी से, अगर वो मूवी कमा रही है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर द होल इंडस्ट्री. वहाँ के टेक्नीशियंस भी कमा रहे हैं. इट्स ब्रिंगिंग इन मोर money to the industry, so everyone in the industry thrives. So I'm sure everyone in the industry is thrilled with the success of Kerala Story. जैसे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वो भी अपने घरों में खूब धूमधाम से सेलिब्रेट करते होंगे because a truth like this to bring out, I think everyone would want ऐसी सच्चाई को. No one supports terrorism and that's why I'm sure they all support our film. So you mean to say like जो केरला स्टोरी में दिखाया था, जो एक नैरेटिव काइंड ऑफ था, मतलब एक पर्सपेक्टिव था, तो वो पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली बहुत सारे लोग एग्री नहीं करते होंगे, राइट? मतलब क्योंकि लोग अक्सर कंफ्यूज कर लेते हैं इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को एंटी इस्लाम की तरह देखने लगते हैं. तो क्या वैसे टाइप के कोई रिएक्शंस देखे गए बोल के कि यार ये मूवी क्यों की गई, ये तो मतलब एक कम्युनिटी के थोड़ा अगेंस्ट है करके? नहीं, आई थिंक कम्युनिटी के अगेंस्ट, कोई कम्युनिटी के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है. इट्स अगेंस्ट रेडिकलाइजेशन ऑफ कोर्स एंड आप किसी को ऐसे लेके जा नहीं सकते हो अफगानिस्तान ब्रेन वॉश करके. इट्स अगेंस्ट मैनिपुलेटेड कन्वर्जन. इट्स नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी. एंड आई थिंक जिनको भी प्रॉब्लम थी उन लोगों ने फिल्म देखी नहीं थी एंड जिनको भी अभी भी प्रॉब्लम है, जो कुछ लोगों को है, उन्होंने देखी नहीं है. सूडो लिबरल से सुना ही होगा सिर्फ. सो बट सैडली दे हैव नॉट वॉच्ड द फिल्म. सो आई फील कि आई एम श्योर वो देखे और उनको भी बहुत पसंद आएगी. एंड आई एम श्योर दे विल आल्सो अंडरस्टैंड वी आर टॉकिंग अबाउट रेडिकलाइजेशन. नो वन इज against any community or religion. हम नहीं हैं, लेकिन अगर कोई उनका उसका एक ऐसा गलत मतलब निकाल के if they choose to be at a distance from us, then it's fine. See, I personally believe कि अगर किसी को हमारी फिल्म अच्छी नहीं लगी तो वो उसका डेमोक्रेटिक राइट है. He's got or she's got all the right to hate the film. लेकिन उसे झूठ बोलने से पहले आपको कोई एविडेंस लाना. You can hate our film, but you can't call it a lie because we have got all the evidences. So discuss the evidences with us, prove us wrong, then call it a lie. आप हमें बताइए कि हमने जनरलाइज किया हो एक वर्ड भी against the religion or a society or a community in general, एक वर्ड, we are ready to apologize in public. But अगर हमने एक group of people who are involved in something, अगर हम उसको expose कर रहे हैं, then why should we be called Islamophobic or anything? I think Islamic extremism ने अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा नुकसान इस्लामिक लोगों का, मुस्लिम्स का ही किया है जी, राइट? कंट्रीज डिस्ट्रॉय हो गए इस एक्सट्रीमिज्म की वजह से जी. तो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को भी ये मूवीज देखकर सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो भी अपोज कर सके. जो गलत है उसको अपोज करेंगे. पागल परिंदे की जो राइटर लिरिसिस्ट है, इज अ 5 बार नमाज पढ़ने वाले मुसलमान. वो इनिशियली उसको जब इतना हंगामा हुई, वो जिस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं उसको घुसने नहीं देता था. Few days he could not enter inside that masjid also. But after a while, after 10-12 दिन बाद कोई एक उस मस्जिद की मौलवी ने फिल्म देखा और उसने, उस मौलवी जी ने उसके घर जाके बोला कि नहीं बेटा तुम आओगे कल से, तुमने अच्छा काम किया. मैं ऐसा मानता हूँ कि इस देश के बहुत सारे मुस्लिम्स ने इस फिल्म को देखा भी और इस फिल्म के बाद उन्होंने इस पे बहुत गहरी चर्चाएं भी की. ऐसा मैं मानता हूं और इसके कुछ प्रमाण भी हैं. तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स हैव नॉट रिएक्टेड इन अ पॉजिटिव वे. दे हैव. इट्स जस्ट दैट अगेन एक लॉबी है जो इन बातों को बाहर नहीं आने देना चाहती, राइट? और अपना नैरेटिव स्प्रेड कर रही है थ्रू फोर्स. अदरवाइज हमें कोई तो रिएक्शन मिलता, कभी तो मिलता. सो अभी हम बस्तर मूवी की बात करें जो अभी न्यू रिलीज हो रही है, तो इससे पहले हमने इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के बारे में बहुत देखा, लेकिन ये नक्सल एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म, एग्जैक्टली लेफ्ट माओइस्ट इंसर्जेंसीज जो ये है, तो ये एक ऐसी चीज है जिससे लाइक कॉमन लोग इतना रिलेट नहीं कर पाते बिकॉज ये इंडिया के कुछ इंटीरियर्स में होता है. तो इसमें जिस तरीके से आपने दिखाया, जैसे हमने प्रीमियर में देखा, काफी रॉ एंड रियल लग रहा था.
मूवी में एक डायलॉग था, उसमें ये था कि एक तरफ लाइक पहले नंबर पे आईएसआईएस हो गया, बोको हराम हो गया, तीसरे नंबर पर ये नक्सल टेररिस्ट है जो इतने वायलेंट और एक्सट्रीमिस्ट है। तो आखिर मूवी में ऐसा क्यों बताया गया कि मतलब नक्सलाइट्स इतने वायलेंट? आपको वो पर्सपेक्टिव कहां से मिला? वो एक्चुअली यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, वो हमारी कॉन्कॉक्टेड फैक्ट नहीं है। वो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में उन्होंने इन्हें वर्ल्ड का 3rd मोस्ट डेंजरस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है। आपने एक बात बहुत सही बताई कि नक्सली वायलेंस के बारे में बहुत सारे लोगों को कुछ पता नहीं है। उसका रीज़न ये है कि एक बहुत सिस्टमैटिक तरीके से एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है कि जो नक्सली हैं ये गांव के गरीब लोगों को हेल्प करते हैं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और जो सरकारें हैं वो ऑपरेस करती हैं, उनसे ये इनको बचाते हैं। इन वे रॉबिन हुड टाइप के लोग। राइट। जबकि हकीकत बिल्कुल अलग है। आपको शायद जान के ताज्जुब होगा और दर्शकों को भी जान के ताज्जुब होगा कि बस्तर में ये लोग सड़कें नहीं बनाने देते। अगर सड़कें बनाने की कोशिश होती है तो मार दिया जाता है लोगों को। और बस्तर में ऐसा कहा जाता है कि बस्तर की सड़कें डामर से नहीं, हमारे सैनिकों के खून से बनी है। स्कूल नहीं बनाने देते, जब स्कूल बनाने की कोशिश कोई करता है तो बम लगा के उड़ा देते। अस्पताल नहीं बनाने देते। तो जो लोग ये कर रहे हैं वो गांव वालों के विकास के लिए कैसे लड़ रहे हैं, ये एक लॉजिकल सवाल होना चाहिए। अगर भाई बस्तर में ये लोग विकास कर रहे हैं तो यूपी जैसे खूबसूरत रास्ते क्यों नहीं बन रहे हैं? जो यूपी में इतने बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, बस्तर में भी बनने चाहिए, लेकिन नहीं बन रहे। तो ये जो एक नैरेटिव बिल्ड किया गया कि नक्सली जो है वो एंटी गवर्नमेंट एंड प्रो पीपल है, और उसको इतना खूबसूरती से फैलाया गया कि ये बहुत सारे लोग इसको मानने लगे। तो जब आप फिल्म बनाते हैं और आपको जब ये सच पता चलता है कि ऐसा है नहीं, जब दादा ने मुझे रिसर्च दिखाई बस्तर की तो मैंने देखा कि देखिए 76 जवानों को मारा था, ये तो सबको पता था। जेएनयू में उसका सेलिब्रेशन हुआ, ये भी सबको पता था। लेकिन आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि बस्तर में भारत का झंडा नहीं फहरा सकते। यू कांट हॉइस्ट इंडियाज फ्लैग। अभी पिछले साल 15 अगस्त को 19 गांवों में भारत का झंडा फहराया गया और उसे बहुत बड़ा अचीवमेंट मानते हैं। 3,500 गांव, वहां पे भारत का झंडा आज भी नहीं फहरा सकते। हर फैमिली से एक बच्चा नक्सलियों को देना पड़ता है, नहीं तो पूरे फैमिली को मार देंगे, ऐसा लॉ बनाया। तो वो माएं अपने बच्चों के बिना कैसे रहें, इसका किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एनएचआरसी की रिपोर्ट है कि माओवादी हिंसा में, नक्सली हिंसा में पिछले 50 सालों में 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यही आंकड़ा कश्मीर के लिए 1952 से आज तक गवर्नमेंट का ऑफिशियल आंकड़ा 47,000 का है। लेकिन कश्मीर हमारे नेशनल डिबेट में 3 डिकेड से रहा, इंटरनेशनली भी वो डिबेट में रहा, लेकिन 50,000 से ज्यादा लोग जहां मर गए उसका कोई जिक्र नहीं होता। वहां के लोकल लोग हमें बता रहे थे कि सर अगर जब तक हमारे यहाँ 30, 40, 50 लोग नहीं मरते तो नेशनल मीडिया तो 2 मिनट के लिए भी हमारी न्यूज नहीं चलाती। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आज वहां पे एक पॉलिटिकल वर्कर को मार दिया गया है, पूरी तरह और बुरी तरह हैक करके मारा गया है, टुकड़े करके काट दिया गया है। लेकिन आपने कहीं मीडिया में उसके बारे में पढ़ा नहीं होगा। फरवरी महीने में कम से कम 16 से 17 लोगों की जान गई। 4 उसमें जवान थे, एक पुलिस ऑफिसर था और बाकी कॉमनर्स थे। उसके बारे में कहीं मीडिया में कुछ छपा नहीं, कहीं कोई न्यूज चैनल पे डिबेट हुआ नहीं। तो ये नैरेटिव जो है ये एक बहुत मजबूत उनका पहलू है, और ये नैरेटिव क्रिएट करते हैं शहर में बैठे हुए लेफ्ट लिबरल्स। इसलिए हमारे टीजर में हमने वो डायलॉग रखा था कि ऐसे लेफ्ट लिबरल्स को खुलेआम गोली मार दूंगी, सड़क पे चढ़ा देना फांसी पर। तो वो इसलिए क्योंकि ये लोग जो है ये इन नक्सलियों का नैरेटिव बिल्ड करते हैं, एंड अल्टीमेट गोल इज टू ब्रेक द नेशन। हमारे देश को नुकसान करके तोड़ना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं, और इसलिए इन लोगों को एक्सपोज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पैराडॉक्स कितना है कि जो बहुत सारे लेफ्ट लिबरल्स है वो लोग ऐसे दिखाते हैं, भी आजकल ये नैरेटिव भी फैल रहा है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, राइट? बट देन
अगर लेफ्टिस्ट इतने बेशरम इतने सेंसलेस लोग कहां से आता है मुझे, जहां जिनकी कॉन्स्टिट्यूशन में, लेफ्टों की कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी नहीं है, लेफ्टों की कोई भी किताब में डेमोक्रेसी का डी भी नहीं है। वो लोग डेमोक्रेसी में बिलीव ही नहीं करते, तो इट्स शेमलेस। आपको मैं ये सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। नहीं, मैं पैराडॉक्स को मैं आपको विद एग्जांपल बताता हूँ। डेमोक्रेसी खतरे में का नारा लगता है, और केरला स्टोरी को 2 स्टेट जिन्होंने नहीं चलाया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी जिन्होंने उस फिल्म को नहीं चलने दिया, वो थे बंगाल और तमिलनाडु, जो डेमोक्रेसी खतरे में है, चैंपियन है। नहीं, मजेदार बात देखिए ना, बीबीसी का नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीबीसी का वीडियो आया, दो एपिसोड वीडियो आया था, वो सरकार ने मतलब कुछ चैनलों में बैन हो गया। सबसे पहले लड़ाई कौन किया? टीएमसी, महुआ मोइत्रा, कि इंडिया की ये चाहिए फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम चाहिए, इसकी फ्रीडम चाहिए। महुआ मोइत्रा जब हमारी फिल्म को बैन होता है तब महुआ मोइत्रा के पूरे पार्टी चुप हो जाते हैं। राइट। आई थिंक मेन गेम यहाँ पर पावर हासिल करना ही है, और एक बार पावर हासिल हो जाएगा फिर सारी डेमोक्रेसी नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगी। ये तो देखिए, ये तो लेफ्ट का, आप कहीं भी लेफ्ट पहले से ही रहा है हमेशा। आप कम्युनिस्टों का रूल कहीं भी देखिए, बिल्कुल। आज भी चाइना क्या, नॉर्थ कोरिया क्या, वो हर जगह जहां रूल में होते हैं उस वहां अंदर क्या चल रहा है, फेल भी हो गया, करेक्ट, उसके बाद ही इंडिया में आया। करेक्ट, किसी को पता भी नहीं चलता कि हो क्या रहा है। सिंगल पार्टी डिक्टेटरशिप चलती है। नॉर्थ कोरिया में, जैसे दादा कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया में हंसना कितनी बार है, ये भी गवर्नमेंट आपको बताती है। वहां पर पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं कि मतलब जो भी ऑपोजिशन के, मतलब किम जोंग उन के खिलाफ जाएगा तो उन्हें सब एक कैंप में भर्ती कर दिया जाता है, एक-एक करके एग्जीक्यूट। आपकी इनकम ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेगा हाउ मेनी टाइम्स यू कैन स्माइल। आपको आपकी जो अलॉटेड स्माइल है उससे ज्यादा अगर आप स्माइल करेंगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा। आपके जिस दिन उनके ये जो अभी जो उनके डिक्टेटर है, उनके पिताजी की मौत की जो दिन है, उस दिन अगर आप कहीं हंसते हुए देखे गए तो सजाए मौत होती है। ये है इनका सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक रूल, और वो रूल वो चाहते हैं कि इंडिया में आए, और उसके लिए जो करना डेमोक्रेसी खतरे में है, और वो कह रहे हैं जो गेम चल रहा है वो डेमोक्रेसी खतरे में है कह के इस तरीके का शासन भारत में लाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं। और इसीलिए हमने ये फिल्म बनाई बस्तर द नक्सल स्टोरी, क्योंकि ये नक्सल फैलना चाहिए। ये दोनों नेक्सस जो पूरा है, शहरों के लेफ्ट लिबरल जो माइंड है और ये जो वायलेंस गन विल्डिंग लोग हैं, एक कॉम्बिनेशन बना के इंडिया को तोड़ना चाहते हैं, खत्म। ये एक्चुअली बस्तर तो प्राइमा फेसी इज अ फेस, बस्तर इज अ सब, बिकॉज़ इट्स एपिसेंटर, so we kept the name Bastar, but basically it's a story it's a of web the country, that connects। असम में बैठे हैं या श्रीनगर में बैठे हैं, आपको मालूम नहीं आपकी जो पास में जो बैठे हैं वो कौन सी उसमें बिलीव करता है, आइडियोलॉजी। हर जगह पे हुई है। आपको क्या लगता है सिर्फ जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा पड़ता है? वो तो सिर्फ फेमस हो गया। आप उस्मानिया यूनिवर्सिटी में चले जाइए, IISc बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, which is considered as one of the finest science university, right, जहां से इंडियन स्पेस प्रोग्राम के लिए भेजते हैं। अभी इसरो का चेयरमैन निकले हैं वरदराजन जी, वहां पे भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगता है। इशू ये है कि बस्तर तो एक एग्जांपल है, it become easier for us to focus on Bastar, but basically it's a story of the country, right? एक पूरा वेब है। इस्लामिक टेररिज्म अगर केरला में आता है तो it is for उत्तर प्रदेश, it is for मध्य प्रदेश, it is for राजस्थान, सेम पैटर्न काम करते हैं। हाँ, केरल जैसे बैस्टर्न हमें उड़ीसा में नहीं निकलेगा, लेकिन इसमें उसकी इंटेंसिटी कम नहीं होता है। सिमिलरली बस्तर में जो लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म की बात आपने की, वो पूरे इंडिया में इक्वली इवॉल्व है। और जो यूरोप ने अभी एक टर्म बनाया ना, इस्लामो लेफ्टिस्ट, बिकॉज इट इज अ नेक्सस बिटवीन इस्लामिस्ट एंड लेफ्ट। राइट। इनकी दुकान वो चलाते हैं, उनकी दुकान ये चलाते हैं।
और आई थिंक ये शुरुआत की बात है, एक बार जब रूल में कोई भी आ गया तो फिर आपस में लड़ेंगे। वो तो होता ही है ना। आप देखिए ना किसी भी मतलब चाइना में क्या हो रहा है आज, नहीं, आप देखिए किसी भी इस्लामिक कंट्री में कम्युनिज्म को अलाउड नहीं है और कम्युनिज्म में वाइसी वर्सा। सो वो तब लड़ेंगे। लेकिन ये एक अजीब एक्सपेरिमेंट इंडिया में चल रहा है कि यहाँ ये दोनों मिल के भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के साथ यूरोप में क्या हो रहा है ना, वही यूरोप में कोई भी कंट्री अभी रिफ्यूजी मिडिल ईस्ट से रिफ्यूजी लेने के लिए मजबूर हो रहा है क्योंकि लेफ्टिस्टों ने प्रेशर कर रहा है। राइट। सो सर, बस्तर मूवी में कल प्रीमियर में ही जब हम बात कर रहे थे तो आपने मेंशन किया था इस चीज़ के बारे में कि जो भी मूवी में दिखाया है, जो भी सीन्स जो बहुत ही इमोशनल, हार्ट टचिंग और रॉ है, लाइक मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो सीन में मैं चला गया। तो आपने कहा कि ये एक्चुअली सिर्फ 10% है जी रियलिटी से, और रियलिटी इतनी गोरी है कि उसे दिखाया भी नहीं जा सकता है और वो लोग देख भी नहीं पाएंगे, सुन भी नहीं पाएंगे। तो क्या ऐसे केसेस के बारे में आपने ग्राउंड लेवल पे लाइक लोगों से सुना इसके बारे में कि क्या क्या वहां पे हुआ था? हमारे जवानों को मारा था, 60-70 जवानों को मारा था, वो तो एक अलग बात है, लेकिन सिविलियंस को भी वहां पे क्या क्या क्रूरता झेलने मिली, उसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएंगे तो लोगों को पर्सपेक्टिव मिलेगा। हम जब गए थे, हम 2 यंग लड़कियों से मिले जो पहले नक्सली थी। उनके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम था, कई कत्ल किए थे, लेकिन अब उन्होंने सरेंडर करके पुलिस फोर्स ज्वाइन किया है। हम उनसे मिले और मैंने उनसे पूछा था कि आप जब 9 साल से नक्सली थी तो ऐसा क्या हुआ कि आप बदल के इस तरफ आ गई और आप पुलिस फोर्स ज्वाइन करके अब आप नक्सलियों को आइडेंटिफाई करवाती हैं और उनको पकड़वाती हैं। उन दोनों लड़कियों का कहना था कि हम एक पॉइंट तक तो हम भी क्राइम करते थे और हम भी कत्ल वत्ल सब किया, लेकिन एक पॉइंट आया कि हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इतनी क्रूरता से लोगों को मारने लगे। हमें लगने लगा कि इससे बेहतर है कि हम मर जाएं, और इसीलिए हमने ये रिस्क लिया है। हमारी जान पे आज भी खतरा है हमको, जिस दिन हम कहीं ना कहीं हमारा एनकाउंटर करके उड़ा देंगे हमको, लेकिन वो मौत चलेगी। हम इतनी क्रूरता अब नहीं झेल पाएंगे। अब आप सोचिए कि 2 लड़कियां जो खुद थी वो भी हैंडल नहीं कर पा रही हैं, वो नहीं हैंडल कर पा रही हैं, तो कॉमन मैन की क्या हालत होगी। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि आज जिस इंसान को उन्होंने मारा है वहां पे, उसके टुकड़े टुकड़े करके, ये टुकड़े टुकड़े करके मारते हैं। दादा आपको एक किस्सा बताएंगे कुटरू नाम की एक जगह का, वो आप सुनिए, आपका दिल दहल जाएगा कि ये क्या लेवल ऑफ क्रूअल्टी है। वहाँ पे एक ऑर्फनेज है, अभी इस वक्त वहाँ पे करीबन 450 बच्चे हैं। ये 450 के बच्चे, उस ऑर्फनेज उन्हीं के लिए बनाया गया जिन बच्चों की माँ बाप दोनों को नक्सलियों ने क्रूरता के साथ मारते हैं। और उनकी बच्चों के सामने मारते ताकि बच्चों के अंदर वो दहशत घुस जाए। अच्छा, ऐसे मारेंगे, उनके पास होगा AK-47 होगा, लेकिन AK-47 से नहीं मारेंगे, वो तो एक बार में मर जाएगा। उसको बार बार मारते हैं, एक आंख निकाल लेगा, दूसरी आंख निकाल लेगा, कान काटेगा, टांग काट देगा, मतलब ऐसे टुकड़े टुकड़े करके काटते हैं। ये एक बार में नहीं, ये दिन भर चलता है। सुबह 8 बजे, मतलब एक बच्चा हो, मतलब बच्चे की बात कर रहा हूँ, वो लास्टली उसका मतलब सुबह 8 बजे उसके घर में आए नक्सलियों ने, गांव को घेरा, उस बंदे को मारना था क्योंकि वो पंचायत इलेक्शन में पार्ट लिया था। उसको बाप को बाहर निकाला, उस बंदे से गड्ढे खुदवाए, फिर वो गड्ढे में जाने के लिए बोला, यहाँ तक उसकी गड्ढे में डाल दिया। फिर उनको एक एक करके आंख निकाले, टांग निकाले। समाओ ये चल रहा था 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 3:30 बजे जब अंधेरा होने लगे जंगल के अंदर, और बुझमान करके जंगल, तब उसको लगा कि एक बार के लिए कुछ सर हिलाए, तो उस बच्चा भाग के पानी लेके आए। उसको सोचा कि उसके पापा फादर पानी मांग रहे हैं, क्योंकि टांग मांग काट दी, आंख निकल दी, अंदर से तो मर चुके थे, थोड़ा जान बचा हुआ। जब वो बच्चे पानी लेके आए, उसको गोली मारा, फिर उसको माँ को गोली मार के चले गए। सो इतने कम एज में ये फियर लोगों के दिमाग में डाल के बेसिकली एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि हमारी एक्टिविटीज को सपोर्ट करो
वरना आपके साथ भी यही होगा। बिल्कुल। और सिस्टम को फियर के थ्रू ही कंट्रोल कर लिया जा रहा है। और सबसे बुरी बात यह है कि वो लोग जो लोग मतलब सूडो डेमो वो कह सकते हैं लिबरल्स, राइट, सूडो इंटेलेक्चुअल्स, सूडो लिबरल्स, उनके सपोर्ट से ये सब हो पा रहा है। हाँ, मतलब आप सोचिए कि ये जानने के बाद भी अगर ये बात हमें पता है तो उनको भी पता ही होगी, उसके बाद भी लेफ्ट लिबरल्स इनको कंसिस्टेंटली हीरो की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि ये लेफ्ट लिबरल्स कितने डेंजरस है हमारे देश के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। इनमें एक भी अगर बंदा कोई कारण से पुलिस जेल चले गए, 5-7 दिन से ज्यादा नहीं जेल में रहते हैं, एकदम इंडिया के टॉप लॉयर आ जाते हैं उनको बचाने के लिए। राइट। तो सर लाइक इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म और रियल इस्लाम में एक डिफरेंस थोड़ा सा बता सकते हैं? बिकॉज बहुत सारे व्यूअर्स को दोनों साइड से है, लाइक जो मुस्लिम साइड से उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को पॉइंट किया तो वो इस्लाम के खिलाफ बोला, और जो हिंदूज है जो कि लाइक थोड़े से ये उनमें एक ऐसा माइंडसेट आ गया है कि इस्लाम में ही एक्सट्रीमिज्म है। तो इस पे एक डिसेंट पर्सपेक्टिव, बिकॉज आप लोग ने केरला स्टोरी जैसी मूवी बनाई है, आप ना मूविंग कर चुके हैं अभी। नहीं, मैं तो एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। मेरी 20 फिल्मों में 18 फिल्मों में विलन हिंदू था, 2 फिल्मों में मुस्लिम है, तो फिर तो बाय दैट लॉजिक मैं एंटी हिंदू हूँ। अब जब मैंने नमस्ते लंदन बनाई थी और उसमें एक ट्रैक था कि एक मुस्लिम लड़के को उसकी अंग्रेज गर्लफ्रेंड कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है, और अक्षय कुमार का कैरेक्टर उसको समझाता है कि अपने धर्म में विश्वास रख और प्यार सच्चा है तो वो वापस आएगी, और वो अपना धर्म नहीं छोड़ता। तब मैं सेक्युलरिज्म का चैंपियन था। मैं बहुत सेक्युलर, बहुत अच्छा आदमी था। जब मैंने केरला स्टोरी में एक ग्रुप ऑफ पीपल हु आर बिहेविंग लाइक दिस विद सो मेनी गर्ल्स ऑफ आवर कंट्री, उनको एक्सपोज करती हुई फिल्म बनाई, तो मैं एंटी मुस्लिम। और मैं आपको एक और बात कहता हूं जो मैंने पहले भी बहुत बार कही है। अगर हिंदू धर्म में सती प्रथा थी, वो गलत प्रथा थी, तो हमें ही उसे बंद करना पड़ेगा। क्रिटिसिज्म से ही वो बंद हुआ। और बाहर वाले क्यों आके हमें बोले, हम क्यों नहीं खुद बंद करें? तो अगर इस्लाम में कुछ लोग हैं जो उसका गलत इंटरप्रिटेशन करके ऐसे कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो और कोई क्यों उन्हें चेंज करे? इस्लाम के ही लोग उन्हें ठीक कर दें, तभी ही वो चेंज भी होगा। तो अपने आप सही हो जाएगा। चेंज की अपने आप सही हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं करना पड़ेगा। हमें तो ऐसा नहीं लगता कि मैं सती प्रथा के अगेंस्ट बोलूंगा तो कल कोई हिंदू हो जाएंगे, मैं एंटी हिंदू हो जाऊंगा। तो अगर कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं, वो गलत है, वो कौन से रिलीजन से, हाउ डज इट मैटर? गलत गलत होता है, सही सही होता है, बट बाय फंडामेंटल तो नो रिलीजन इज बैड। कौन सा रिलीजन गलत चीजें सिखाता है? राइट। सो फिल्म में आधा आपको एकदम बहुत ही बोल्ड और फियरलेस दिखाया है, ऑब्वियसली आपका रोल ही वैसा है। तो रियल लाइफ में आपकी कैसी पर्सनालिटी? आई थिंक व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे, और ये आप लोग बेहतर बता सकते हैं। मैं नहीं बोलूं तो बेहतर है। मैच करता है वो रियल पर्सनालिटी से। मैं नहीं बोलूंगा इस पे, मैं चुप हूं, मैं नहीं बोलना चाहता। नहीं मैच करता है, शक्ल मिलता है। शक्ल भी नहीं मिलता, वो भी चेंज कर दिया, शक्ल भी चेंज कर दिया, बॉडी भी चेंज कर दी, वेट पुट ऑन करके वो फ्रेकल्स लगाए पूरे स्किन पे ताकि मैं लगूं कि मैं जंगल से हूँ। हाँ, बट दे डिडंट वांट टू डू दैट। वो एक टैन कलर का लोग फेक लगता है। जब भी कोई फेयर स्किन का इंसान अगर धूप में बहुत टाइम के लिए हो तो वो फ्रेकल्स ब्राउन वो वाले। एंड नो, मैं रियल लाइफ में फियरलेस ऐसे तो नहीं हूँ। नीरजा माधवन एक बहुत ही एस्पिरेशनल कैरेक्टर है। आई एम श्योर जो भी लड़की फिल्म देखेगी शी फील कहीं ना कहीं आई विश आई एम लाइक नीरजा माधवन। कितनी स्ट्रांग है, इवन गाइस के लिए भी आई थिंक of course every, but since I'm a woman I'm saying for women, but yeah, she's aspirational to everyone of all genders. Anyone who watches her of every age actually will be very inspired. Somebody जो अपने देश के लिए इतना कुछ कर रही है, इतनी बड़ी sacrifices, इतना strength, इतना जब you know वो बार बार लड़ रही है और वो हार रही है पर वो फिर भी लड़ रही है। जो ऑपोजिशन लाइक यू सेड इज सो स्ट्रांग, वो और स्ट्रांग होता जा रहा है करप्शन, पर वो फिर भी लड़ती है। सो नो, इन रियल लाइफ में वैसे नहीं हूँ। नीदर एम आई लाइक शालिनी उन्नीकृष्णन का कैरेक्टर इन केरला स्टोरी। मैं नीदर एम आई लाइक, आई डिड सनफ्लावर रिसेंटली वेयर again that's a different bar dancer there, so I'm happy according actually to movies you have to be malleable. I'm happy to do different ones. I think playing yourself will be the most difficult. When I play someone far away from me, it's easier to do for me.
Because then you can play that person and you leave yourself behind and then you can try to be someone else. I find when it's closer to me, it's difficult for me, I think. Right. So did you have to do some kind of extra preparation for this kind of role? Yes, lots, because Sudipto sir said I'm very polite in real life and I talk with a lot of tehzeeb. So he put me into voice modulation in this very room actually, where he said keep shouting till gala phatna chahiye. So You for get 1 that hour, yeah, really, harsh voice. Yeah, so that he said when you're giving orders to people, you can't be like aap idhar jaake wahan बैठ. You have to be like like stand up and yes, authoritative and you move. Let's And go. now we can like, feel that. Yeah. So we did those voice training, lots of it, and we met a lot of real life people also, the real life CRPF women, and once you meet them, I think Yeah, आप you इतने get that inspire होते taste. हो, Right. उनसे भी तो वो थोड़ा थोड़ा हर किसी से जिनसे भी हम लोग मिले, वो IG से या वीडियोस दिखाए, कितने लोगों के वीडियोस हम लोग ने देखा, तो थोड़ी थोड़ी क्वालिटीज हर किसी से आई ट्राई टू अडॉप्ट. So I think the conversation was interesting. काफी fresh perspectives जानने मिले. तो आप लोग का final message क्या होगा viewers के लिए? Final message is very simple. You have given a lot of love, blessings to our film Kerala Story, and that has inspired us to make the film Bastar, the Nakshal Story. So it is no more an appeal; it is a demand that we deserve that's equal love and affection and blessings which you shown in the time of Kerala Story. So please come to the nearest cinema hall to watch the film and give your feedback. Thank you. Thank you.